बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरा सलाम। जब दिसंबर का महीना आता है तो मेरे लिए एक खास उदासी लेके आता है। मेरा ज़हन बार बार साबका मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। आपको बताता चलूं कि जुलाई 69 से लेकर दिसंबर 71 तक मैं वहां पोस्टेड था। मैं एक 13 शिकन तोपखाने का हिस्सा था। 69 में मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं एक यूनिट नई रेज हो रही थी उसके साथ जॉर्डन चला जाऊं, या अपनी साबका यूनिट में ही रहते हुए ईस्ट पाकिस्तान चला जाऊं। मैंने ईस्ट पाकिस्तान जाने का फैसला किया और मैं इस पे बहुत खुश था। ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए हमारे एनसीओ, जेसीओ और ऑफिसर्स बाई एयर जा रहे थे, लेकिन मेरे सीओ ने, चूंकि मैं एडजुटेंट था, मुझे बहरी जहाज पर साथ ले जाने का हुक्म सादर किया। इस तरह मैं अपने सिपाहियों, साजो सामान, 48 गन्स और दीगर चीजों के साथ पैन इस्लामिक के शिप अरफात में सवार हुआ। यह मेरी जिंदगी का पहला बहरी सफर था, लेकिन इस बहरी सफर से जो मैंने सीखा वो बाद में मेरे काम आया। हम कोलंबो में रुक के 11 दिन बाद चिटागोंग पहुंच गए। चिटागोंग की जो बंदरगाह है वो कराची की तरह नहीं है। वहां बड़ा जहाज सिर्फ जब हाई टाइड हो तब दरिया में दाखिल होके लंगर अंदाज होता है। बहरहाल जब हम चिटागोंग पहुंचे तो हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। हमारे आर्टिलरी कमांडर ब्रिगेडियर पीबी गिलानी बताते खुद मौजूद थे, फौजी बैंड मौजूद था और हमें एक बेहतरीन रिसेप्शन दिया गया। वहां से हम ट्रेन में सवार हुए तो पहली दफा मुझे सफर बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में ब्रॉड गेज रेलवे नहीं थी, नैरो गेज रेलवे थी। और जब मैंने सीट पे सोने की कोशिश की तो मैं उस पर पूरा ना आया। सो मैंने चिटागोंग से ढाका तक का सफर पूरी रात बैठकर गुजारा। ढाका पहुंचते ही हमारे अफसर तो पहले ही पहुंचे हुए थे। मैं मेस में शिफ्ट हो गया और फिर जल्द ही हमने, चूंकि ये पहली 13 शिकन तोपखाने की मुकम्मल यूनिट थी जो ढाका गई थी, तो हमने ढाका एयरपोर्ट की हवाई दफा के लिए नई प्लानिंग की। उस प्लानिंग के दौरान एक अजीब हादसा तो नहीं कहूंगा, इवेंट कहूंगा, पेश आया। जो हमने कैलकुलेशन की थी उसके मुताबिक एक गन जो थी वो एक बड़ी बिल्डिंग के लॉन में आती थी। जब मैं वहां पहुंचा और खड़ा हुआ तो आसमान का बहुत मुख्तसर हिस्सा नजर आता था और वहां गन लगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तो मैंने देखा कि उस लॉन में एक जगह पर कुछ मट्टी इकट्ठी की गई है और कोई 9 फुट ऊंचा एक छोटा सा टीला था। मैंने अपने साथ आए हुए अफसर लेफ्टिनेंट परवेज रजा को कहा कि गन इसके ऊपर चढ़ाओ। वो इस बात पर राजी नहीं था। मैंने कहा यार चढ़ाओ, कर्नल साहब को मैं संभालूंगा। तो हमने आदमी लगा दिए और गन उसके ऊपर चढ़ाई। थोड़ी देर में कर्नल साहब 2IC और दूसरे अफसर पहुंच गए।
दूसरे अफसरों ने शोर मचा दिया कि आरिफ तुमने ये क्या किया है, गन तो खुद ही जाती है और तुमने गन को ऊंचा उठा दिया है, ये निराला काम किया है। मैंने उनको अर्ज की कि बंगाल का जो जमीनी जाग्राफाई निज़ाम है वो मगरबी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। यहां ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और इन बिल्डिंगों में खोद के नीचे गन लगाना एक बेवकूफ़ी होगी। बहरहाल सिर्फ कर्नल शवात ने मेरी बात को मैं वजन समझा और उन्होंने भी एहतियात का मुजाहरा करते हुए एक लेटर GHQ को लिख दिया कि हम गन्स रेज करना चाहते हैं। थोड़े दिन बाद ही एक फोन आया, DG अटली बोल रहे थे, क्योंकि मैं एडजुटेंट था, फोन मैंने ही रिसीव किया। वो CO से बात करना चाहते थे। मैंने कहा वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम कौन बोल रहे हो? मैंने बताया कि मैं कैप्टन आरिफ बोल रहा हूं। तो उन्होंने बोला अच्छा, असल कल्परेट तो तुम हो, ये तुम्हें किसने कहा है कि गन रेज की जा सकती है? बहरहाल मैंने अपनी तरफ से उनको कन्विंस करने की कोशिश की। आखिरकार ये फैसला हुआ कि हमारे एक स्कूल मलिर कैंट से एक टीम आएगी, वो मुलाजा करेगी और फिर फैसला करेगी। चुनाचे 3 दिन बाद ही कर्नल इफ्तिखार साहिब, जो बाद में मेजर जनरल बने, वो अपनी टीम के साथ तशरीफ ले आए। वो मुताले के बहुत आदी थे। उनके साथ जो उनका ब्रीफ केस था वो पंफलेट से भरा हुआ था। वो भी शुरू में कोई खास राजी नहीं थे। बहरहाल जब मैंने अपने सारे पॉइंट उनके सामने रखे तो उस वक्त तकरीबन शाम हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा सुबह फैसला करेंगे। तो मैंने उनको जाके गेस्ट रूम में छोड़ दिया। दूसरी सुबह जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा आरिफ, मैंने ढूंढ लिया, तुमने कोई नया काम नहीं किया, बल्कि एक प्रिंसिपल जो हम पढ़ते आए हैं उस पर अमल किया है। वो प्रिंसिपल था कि फील्ड ऑफ फायर शुड बी क्लियर। चूंकि बंगाल में जमीन पर रखी हुई गन का फील्ड ऑफ फायर क्लियर नहीं होता, इसलिए तुमने उसको प्लेटफॉर्म पे ऊंचा करके फील्ड ऑफ फायर को क्लियर किया है। और मैं इसकी रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि ना सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान बल्कि मगरबी पाकिस्तान में भी इस इनोवेशन से फायदा उठाया जाता है। इस तरह फिर पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में जहां जहां त्यारा शिकन गने डिप्लॉय की गई थी उनके लिए प्लेटफॉर्म 20-20 फुट ऊंचे बनाए गए। बहरहाल ये तो मेरा पहला तजर्बा था। उसके बाद ढाका में रहते हुए हमें मार्शला की ड्यूटी भी दे दी गई और इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारे पास थी। बार बार हंगामे होते थे, उन हंगामों को कंट्रोल करने के लिए हमारी यूनिट जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता हम उनके कल्चर, उनके अंदाज, उनकी लिविंग से काफी मुकम्मल तौर पर उसको जान गए। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे मगरबी पाकिस्तान के लोगों और हमारी ऊपर की इंतजामिया ने कभी भी बंगाल के जुग्राफियाई हालात का जायजा ही नहीं लिया। वहां का कल्चर अलग था, वहां की जुबान अलग थी, वहां का रहन सहन अलग था, वहां के दरिया अलग थे। वहां की 30% आबादी दरिया में किश्ती में पैदा होती थी और उसी में मर जाती थी।
सिर्फ उनको जमीन में दफन किया जाता था। वो मछलियां पकड़ते, रिवर पोर्ट पे आके मछली बेच के अपना सामान खरीद के वापस किश्तियों में चले जाते थे। वहां के दरिया हमारे दरियाओं से बहुत मुख्तलिफ थे। वहां दरिया समुद्र के करीब 16-16 मील तक चौड़े थे और हर दरिया में से बहुत सारी ब्रांचें निकलती थी और वो दोबारा दरिया में शामिल हो जाती थी। यानी कि दरियाओं का एक जाल बिछा हुआ था। उसी में वो सबसे बड़ा जजीरा सुंदरबन था जिसके जंगलात मशहूर हैं। उसी सुंदरबन में बंगाल टाइगर पाया जाता था। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता हम उस सारे हालात में रहने का तरीका सीख गए। जूं इलेक्शन का ऐलान हुआ तो हालात बदतर होते गए, लेकिन इलेक्शन से बहुत पहले 1970 में सावन के महीने में वहां एक तूफानी सैलाब आया। उस सैलाब ने बहुत नुकसान किया। उस जमाने में मैं जो ऑपरेशनल सेंटर एयरपोर्ट पर कायम किया गया था, जो कि इमदादी कामों की निगरानी कर रहा था, उसमें ड्यूटी सरंजाम देता रहा। उस सैलाब ने हमारे और बंगालियों के दरमियान एक खलीज पैदा कर दी। शेख मुजीबुर रहमान, जो कि एक निहायत ही ज़ीरक और चालाक सियासतदान था, उसने इस सैलाब के नुकसानात का सारा जिम्मेदार मगरबी पाकिस्तान के लोगों को करार दे दिया और मार्शल इंतजामिया को एक नाहल इंतजामिया के तौर पर पेश किया। हमारी तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी बंगाल में। उस वक्त हम सिर्फ 1 डिवीजन प्लस थे। वो सैलाब बहुत ही खतरनाक था। कई जजीरे ज़ेरे आब आ गए थे। बहुत लोग फौत हुए। जगह जगह लोगों को इमदाद की जरूरत थी। लाशें मैदानों में पड़ी हुई थी, दफनाने वाला कोई नहीं था। यह सैलाब मशरकी पाकिस्तान में उस सदी का सबसे बड़ा सैलाब था। कई जजीरे ज़ेरे आब आ गए। बस्तियां की बस्तियां जो है वो ज़ेरे आब हो गई। हजारों लोग मर गए। जगह जगह लाशें पड़ी थी। खुराक का इंतजाम नहीं था। कफन दफन भी करना था। तिब्बी सहूलियात भी मुहैया करनी थी। और उस वक्त हमारी फौज सिर्फ 1 डिवीजन प्लस थी, जो इतनी बड़ी तादाद नहीं थी कि पूरे मुल्क के इतने बड़े तूफान का मुकाबला कर सके। वहां की सिविल इंतजामिया में जो बंगाली अफसर थे, वो मुजीबुर रहमान से हदायत लेते थे। वो हमारे साथ वो मदद नहीं कर रहे थे जिसकी जरूरत थी। इस तरह सैलाब का जो इमदादी प्रोग्राम था वो मुतासर हुआ और अवामी लीग ने उसको पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया। इस सैलाब के बाद दोनों हिस्सों के दरमियान नफरत की एक खलीज पैदा हो गई। शेख मुजीबुर रहमान ने बार बार अपनी तकरीरों में हमें इस बात का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ये एक कुदरती आफत थी और हमारे फौजियों ने बड़ी जांफशानी से, बड़ी हिम्मत से, बड़े हौसले से इसमें इमदादी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। यकीनन वहां के जोग्राफियाई हालात मुख्तलिफ होने की वजह से हम उस तरह का काम न कर सके जो कि कर सकते थे, क्योंकि हमारे सिपाही किश्तीबानी में एक्सपर्ट नहीं थे। उस तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए उन्हें कोई तरबियत नहीं दी गई थी। लेकिन फौजी बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। उन्होंने बड़ी जल्दी ये सारा काम सीखा और काम किया। सैलाब की वजह से आने वाले इंतखाबात को
थोड़े दिनों के लिए मौखर कर दिया गया। लेकिन फिर एक और आफत आन पड़ी, वो एक साइक्लोन था। अगर आप लोग गूगल पे जाके उस साइक्लोन का नाम भोला था उसकी इंफॉर्मेशन देखें तो वो उस सदी का सबसे बड़ा सुनामी था। वो उस सैलाब से भी बड़ा तूफान था। हमने उसका भी मुकाबला किया, लेकिन उसके अंदर जो हमसे गलती हुई वो ये थी कि जो दुनिया के एनजीओज ने इमदाद के नाम पर आए, वो ढाका एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें बताए बगैर कि वो कहां जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, वो मुख्तलिफ जगह पे चले गए। मैंने उस वक्त कमांडर ईस्टर्न कमांड जनरल साहबजादा को ये बात बताई कि ये लोग किसी मिशन पर हैं, लेकिन मेरी इस अरदास को नजरअंदाज कर दिया गया। मैं अपने पूरे वसूख से कहता हूं कि उसमें इंडिया, CIA और दूसरी एजेंसी जैसे इजराइल, उन्होंने जो दरिया पे क्रॉसिंग प्लेसेस थी उनको मार्क किया। बंगाल के जोग्राफियाई हालात में सावन के महीनों में दरिया पार करना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन सर्दियों में जब दरिया सुकड़ जाते हैं तो उसके लिए क्रॉसिंग प्लेसेस होती हैं जिसमें के बड़े बड़े साजो सामान के साथ आप उस दरिया को अबूर कर सकते हैं। वो सारा नक्शा उस वक्त बनाया गया और हम इसको नजरअंदाज करते रहे। जनरल याहिया ने ईस्टर्न कमांड की अर्ज के बावजूद दिए गए वक्त पर ही इलेक्शन करा दिए। इलेक्शन से पहले अवामी लीग ने हमें खूब बड़ा बुरा कहा और आम बंगाली जो था वो मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। यहां एक बात बताता चलूं कि मशरकी पाकिस्तान में बंगाली हर मगरबी पाकिस्तान, चाहे वो पठान हो, पंजाबी हो, बलोच हो, सिंधी हो, बरोही हो, उसको पंजाबी ही कहते थे। और उस वक्त उनका एक मकबूल बंगला में नारा था, या मुख्य जुत्ती मारो, बांग्लादेश खाली करो। लेकिन हमारे ऊपर के लोगों ने उसको कोई इतना सीरियसली नहीं लिया, उस पर गौर नहीं किया और उसको एक जज्बाती नारा करार दिया। वो जज्बाती नहीं था, वो हमें अर्ली वार्निंग थी। हमें वो बता रहे थे कि वो हमें नापसंद करते हैं। उस वक्त अगर गौर फिक्र किया जाता और कोई ऐसी प्लान बनाया जाता कि उनके जख्मों पे मरहम रखा जाता तो बात बन सकती थी। उसके बाद इलेक्शन से पहले, जैसे मैंने पहले अर्ज की, मुजीब एक बहुत जीरक और चालाक सियासतदान था। उसने हमारे दोनों बड़े ओहदेदारों यानी गवर्नर और कमांडर ईस्टर्न कमांड को एक चालाकी से नरम रवैया अख्तियार करने पे मजबूर किया। उसने एडमिरल एहसन से ये वादा किया कि अगर वो इलेक्शन जीतता है तो यकीनन सदर पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से होगा और एडमिरल एहसन से बेहतर आदमी उसको नहीं मिल सकता, इसलिए उसका इंतखाब एडमिरल एहसन होगा। और इसी तरह से जनरल साहबजादा को ये यकीन दिलाया कि क्योंकि फौज ज्यादातर मगरबी पाकिस्तान के लोगों की है, कमांडर इन चीफ एक मगरबी पाकिस्तान का होगा और उससे बेहतर जनरल कोई नहीं है। इसलिए मैं यहां पे एक और अर्ज करता चलूं, हमारा मीडिया ये गलत बात फैला रहा है
कि 70 का इलेक्शन फेयर था, वो बिल्कुल फेयर नहीं था। वो फेयर सिर्फ इस हद तक था कि गवर्नमेंट ने उसमें कुछ असरअंदाज नहीं किया, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग के गुंडों ने अवामी लीग के खिलाफ एक भी वोट नहीं डालने दिया। मैं उस वक्त ईस्टर्न कमांड की तरफ हेलीबोर्न कंपनी कमांडर था। मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर थे। जहां से फसादात की खबर आती थी मैं फौरन वहां पहुंचता था। हर जगह एक ही रोना था, जो लोग अवामी लीग के खिलाफ वोट डालना चाहते थे उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। जब एक आदमी को, जो वोटर है, उसको वोट करने नहीं दिया जा रहा, वो किस तरह का फेयर इलेक्शन था? किस तरह हमारा मीडिया उसको फेयर इलेक्शन था? हमारे दानिश्वर बार बार कहते हैं कि वो फेयर इलेक्शन था। वो फेयर नहीं था, वो फेयर नहीं था। और उसके अनफेयर होने की वजह से आखिरकार बांग्लादेश बन गया। इलेक्शन के बाद जब याह्या खान वहां तशरीफ लाए तो उन्होंने मुजीब से वादा किया कि वो नया वजीर आजम होगा, लेकिन वापसी पर जुल्फकार अली भुट्टो ने उनको लाड़काना इनवाइट किया और वहां उनको समझाया बुझाया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हमारे सारे एसेट ले जाएगा, अगर वो वजीर आजम बनेगा तो वो उस मुल्क की आज़ादी का ऐलान कर देगा और हम मारे जाएंगे। तो याह्या खान ने नेशनल असेंबली का इजलास, जो कानून साजी के लिए बनाना था, आइन साजी के लिए बनाना था, उसको डिले कर दिया। जनरल याह्या खान के इस हुक्म के बाद पूरे मशरकी पाकिस्तान में तूफान आ गया। जगह जगह जुलूस निकल आए और लूटमार शुरू हो गई। अवामी लीग के गुंडों ने गैर बंगालियों को और वो लोग जो पाकिस्तान से प्यार करते थे उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए। घरों को आग लगाई गई, औरतों की अस्मत दरी की गई और उर्दू स्पीकिंग लोग भागने पर मजबूर हो गए। जगह जगह उनके लिए कैंप लगाए गए, लेकिन जनरल साहबजादा के हुक्म के मुताबिक हमें फायरिंग करने का हुक्म नहीं था। हम एक मजबूर की तरह देखते थे। गवर्नर को तब्दील कर दिया गया। इस पर जनरल साहबजादा ने इस्तीफा दे दिया। वो एक किताबी जनरल थे, वो फील्ड जनरल नहीं थे। फील्ड जनरल को वक्त के ऊपर हुक्मनामा जारी करना पड़ता है। जनरल टिका को उनकी रिप्लेसमेंट में भेजा गया और उसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट का फैसला किया गया। अगर ये फैसला 1 महीना पहले हो जाता तो हम हालात पर काबू पा सकते थे। जब कैंसर पूरे जिस्म में फैल चुका था उस वक्त ऑपरेशन का फैसला किया गया। इसलिए वो ऑपरेशन उस तरह कामयाब नहीं हुआ जिस तरह के हो सकता था। 25 मार्च की रात को वो ऑपरेशन शुरू किया गया। ढाका में गर्जन कमांडर ब्रिगेडियर जहांजेब अरबाब थे, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने और गवर्नर सिंह भी रहे। ब्रिगेडियर अरबाब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं फार्म गेट के ऊपर जो हर्डल्स लगाई गई हैं, जो दरख्त काट के डाले गए हैं, वो रास्ता मैं खोलूं ताकि पीछे आने वाले ट्रुप्स जो हैं वो ढाका शहर में दाखिल हो सके। अल्लाह के करम से मैंने वो काम एक तेजी के साथ अंजाम दिया कि मेरे साथी और बड़े अफसर भी हैरान रह गए। उसके बाद मैं फौरी धान मंडी पहुंचा, जहां शेख मुजीबुर रहमान के घर के इर्द गिर्द की हिफाजत का जिम्मेदारी मुझे दी गई थी।
अंदर कमांडो बिलाल के साथ 4 आदमी दाखिल हुए। शेख मुजीबुर रहमान बहुत जीरक आदमी था, उसने फौरन सरेंडर कर दिया। उसको डर था कि अगर अवामी लीग के गुंडों को उसने बुलाया और हमारा मुकाबला हुआ तो शायद हम शेख को भी फारग कर दें। इसलिए वो खुद मुस्कुराता सीढ़ी से उतरा और उसने अपने आप को अरेस्ट के लिए पेश कर दिया। उसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट पूरी तरह शुरू हो गया। अभी 2 घंटे गुजरे थे कि मुझे टेलीफोन पर वापस बुलाया गया। ब्रिगेडियर बाब ने मुझे कहा कि 2EB ने बगावत कर दी है और उनकी 2 कंपनियां टंगाइल से हमारे कंटोनमेंट की तरफ आ रही हैं और वह हमारी कमर में छुरा घोंपना चाहते हैं। मेरे पास आदमी की तादाद बहुत कम थी, 30 जवान थे, निहायत बहादुर, निहायत मेहनती। मैं फौरन आया और हमने टुंगी के ऊपर जो पुल है उसके ऊपर अपना दफाई अंदाज ले लिया और अल्लाह के करम से हमने 2EB की 2 कंपनियों को 30 आदमियों से शिकस्त दी और इस तरह ढाका गैरिसन मुकम्मल तौर पर महफूज हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दरअसल एक तिकोन थी जिसका एक कोना जनरल याह्या थे, दूसरा शेख मुजीब और तीसरा जुल्फकार अली भुट्टो। स्लॉट सिर्फ 2 थे। दोनों राजी थे कि वो जनरल याह्या को सदर बना देंगे, लेकिन ना तो भुट्टो मुजीब को वजीर आजम मानने पे तैयार था और ना ही मुजीब किसी कीमत पर भुट्टो को वजीर आजम बनने देना चाहता था। उन दोनों की लड़ाई में, यानी अवामी लीग और पीपल पार्टी की जो लड़ाई थी, उसमें मुल्क 2 लख्त हो गया। ये दोनों सियासी पार्टियां किसी भी अंदाज से पाकिस्तान के लिए कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं थी। उनको सिर्फ वजारत उज़्मा चाहिए थी। जितना जिम्मेदार शेख मुजीब था, जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी उतने ही जिम्मेदार थे। अगर वो उसको वजीर आजम मान लेते तो बात बन सकती थी। मैं एक वाक़े का जिक्र करना चाहता हूं। 25 मार्च से 4 दिन पहले मुझे भेजा गया कि मैं शेख मुजीब को उसके घर से प्रोटोकॉल के साथ जनरल याह्या को मिलाने के लिए कैंप ऑफिस ले आओ। जब मैं जा रहा था तो मेरे कैप्टन लेफ्टिनेंट पुरजोश हो गए। उन्होंने कहा, सर जी आज मौका है, शेख मुजीब को कुछ सुना दो। मैं भी एक नौजवान था, मेरी उम्र 25 साल के करीब थी। तो मैंने जब वो गाड़ी में बैठ गया तो रस्ते में मैंने कहा, शेख साहब तुसी पाकिस्तान दे मगर क्यों पै गए हो, पाकिस्तान को बचा लो। वो चुप कर गया और उसके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं थे। अलबत्ता जब कैंप ऑफिस वो नीचे उतरा तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे गाड़ी से दूर ले गया। कहने लगा, कैप्टन साहब मुझे नहीं पता कि आपका बस चलता है कि नहीं चलता, मैंने ये इलेक्शन 6 पॉइंट पे जीता है। जब तक मैं कुछ ना कुछ न लेके जाऊं तो मैं अपने अवाम को मुतमईन नहीं कर सकता। अवाम इस वक्त बागी हो चुके हैं। अपने बड़ों को बताएं कि कोई 2 पॉइंट मान ले, बाकियों पे गौर व फिक्र के लिए बातचीत जारी रखें। उससे मैं ये समझा कि मुजीबुर रहमान के दिल में आखिरी वक्त तक था कि पाकिस्तान बच जाए। मैंने ये बात ऊपर तक पहुंचाई। मेरे जनरल खादिम हुसैन राजा के पास पेश हुआ, उनसे बात की। उन्होंने मुस्कुरा कर, पुत्रा साड़ी कुछ नहीं चल रही,
जुल्फकार अली भुट्टो एक शातिर सियासतदान था, अपनी सदी का ज़ीरक सियासतदान था, लेकिन वो मुहिब्बे वक्त पाकिस्तानी नहीं था। अगर वो वज़ारत उज़्मा पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर देता तो ये मुल्क कभी न टूटता। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। उसके बाद बगावत दूर दूर तक फैल गई। जुलाई के महीने में जनरल नियाजी, जो अब कोर कमांडर बन चुके थे, हमारी मेस में तशरीफ लाए। मेरे साथ उन काफी बेतकल्लुफ थे। मुझे कहने लगे, शेरा वेखे असी पूरे बंगाल को किस तरह काबू किया है। मैंने कहा, सर मैं कुछ बोलूं? कहता तू जो बोलेगा पुट्ठा ही बोलेगा, मैंने पता है तेरा। मैं चुप कर गया। कहने लगे, नहीं बोल, जो भी बोलेगा मैं सुनूंगा। मैंने कहा, सर इंडिया हमला सर्दियों में करेगा। मैंने बंगाल में बहुत टाइम गुजारा है। सावन के महीने में दरिया फैल जाते हैं, क्रॉसिंग प्लेसेस नहीं है, ब्रिज बहुत कम है, और आर्मी की जो हैवी मशीनरी है जिसमें टैंक, तोपे और बड़ी चीजें शामिल है, वो सावन में दरिया क्रॉस नहीं कर सकती। करेंगी भी तो बहुत मुश्किल में करेंगी और वो हमारे निशाने पे होंगी। इसलिए दिसंबर में हमारे ऊपर हमला किया जाएगा। मुझे कहने लगा, शेरा फिर पुठी गाली की थी है ना, असी तैयार हैं। मेरे मुंह में खाक, मेरी बात सच्ची साबित हुई और नवंबर के महीने में 3 तरफ से इंडिया ने हमला कर दिया और चौथी तरफ नेवी ने ब्लॉकर लगा दी। यहां मैं एक बात अर्ज करता चलूं, हमारी मीडिया ने और दानिश्वरों ने फौज की शिकस्त को बहाना बना के फौज की किरदार कुशी की। जनाबे वाला, हमारे सिर्फ 35,000 फौजी थे और हैवी मशीनरी नहीं थी। हमारे जवानों ने, हमारे यंग अफसर ने, उन्होंने निहायत बहादुरी और जुर्मंदाना तरीके से मुकाबला किया। चारों तरफ घिरे हुए और सिविल इंतजामिया भी हमारे खिलाफ, वहां के अवाम भी हमारे खिलाफ, मख्ती बानी भी हमारे खिलाफ, सप्लाईज बंद, मगरबी पाकिस्तान से राब्ता बंद। उस लड़ाई में फिर भी हमारे नौजवान ने बढ़ बढ़ के अपने सीने पे जख्म खाए। मुझे मेजर नादिर परवेज ने बताया कि उनकी यूनिट के एक अफसर ने मरते वक्त कहा मेजर नादिर परवेज से कि सर मेरी मां को कहिएगा कि मैंने गोली अपनी छाती पे खाई है, मैंने पीठ पे नहीं खाई। लेकिन हम उन लोगों को भूल गए। हम सियासी तौर पर 90,000 कैदियों का ऐसा मंथरा शुरू हुआ कि किसी ने रिसर्च नहीं की, किसी ने उस पर सोच नहीं की। वो दरअसल किरदार कुशी थी फौज की, और उन कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया गया। निहायत जरूरी है कि वो लोग, वो बिहारी, वो उर्दू स्पीकिंग जिन्होंने पाकिस्तान फौज की मदद की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जानें दी, आज भी वो बिहारी कैंपों में कष्ट मुस्बरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बांग्लादेश ने उनको शरीयत नहीं दी। वो 4 फुट बाई 4 फुट के छोटे छोटे खानों में मुर्गी के डरबों की तरह रहे हैं। खुदा के वास्ते उनका कुछ कीजिए। अगर हम लाखों अफगानियों को पनाह दे सकते हैं तो उन पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के लिए लड़ गए और फौज की मदद की, उनको पाकिस्तान लाया जाए, उनका बदावा किया जाए, कुछ तो किया जाए। शुक्रिया।